स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली 18 और 20 फरवरी को इकोनॉमिक्स का होने वाला पेपर जो आप सभी का सेकेंड सीटिंग में लिया जाएगा 2 बजे के बाद, ठीक है, उसका आज हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और एक एक प्रश्न दोस्तों आप सभी का बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का रहने वाला है। आप लोग बिल्कुल डरिए मत और टेंशन मुक्त होकर के आप लोग वीडियो को देखिए और एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और एग्जाम 2025 में 18-20 फरवरी को इकोनॉमिक्स पेपर में तहलका मचा दीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी इकोनॉमिक्स का पेपर जब दीजिएगा, ठीक है, उसमें दोस्तों अगर आप लोग 13 फरवरी को एग्जाम दीजिएगा और 14 फरवरी को, तो आपको पता चलिए जाएगा कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में कॉपी लिखना है, किस प्रकार का आपका नंबरिंग दिया जाएगा। तो फिर भी मैं बता देता हूं कि आपको दोस्तों क्वेश्चंस जो दिया जाएगा वो 2 पार्ट्स में दिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट्स में जो आप सभी का पार्ट ए में, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू रहेगा 30 मार्क्स का, और पार्ट बी में सारा का सारा आपका सब्जेक्टिव रहेगा 50 मार्क्स का। तो सारा प्रश्न हम लोग सोल्व करेंगे, बिल्कुल दिक्कत मान लीजिए, एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है आप सभी को, ठीक है। और चलिए सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आ चुका सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, ठीक है, इंग्लिश में आपका लिखा रहेगा 1 नंबर और हिंदी में यहाँ पर 1-2 नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। मतलब कि आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो इसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश आपको ऊपर में रहेगा, हिंदी आपका नीचे में रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी से कहता है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कि किसका अध्ययन बेसिस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। देखिए आप सभी को जो रेगनर फ्रिश था, ठीक है, ये क्या क्या था, तो अर्थशास्त्र को 2 भाग में विभाजित किया था, ठीक है, 2 भागों में बांटा था। एक आपका वैशिष्ट अर्थशास्त्र और दूसरा आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों वैशिष्ट अर्थशास्त्र क्या होता है, तो ये दोस्तों एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति उपभोक्ता के लिए, यानी कि एक व्यक्ति के लिए, व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए क्या किया जाता है, अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है दोस्तों, इसमें संपूर्ण राज्य के लिए, संपूर्ण देश के लिए, ठीक है, रोजगार के लिए इस प्रकार का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जब वैश्विक अर्थशास्त्र की बात है तो आप लोग भूलिएगा उपभोक्ता का संतुलन, यानी कि व्यक्तिगत की बात की जा रही है। सामान्य कीमत स्तर आप कीजिएगा नहीं, बेरोजगारी का अध्ययन नहीं, कभी नहीं, मुद्रा की पूर्ति कभी नहीं, इस पर ये तीनों आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। लेकिन आपका उपभोक्ता संतुलन, दिस इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि यही आपका वैश्विक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। सेकेंड नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए, तो सेकेंड नंबर यहाँ पर क्या बोलता है कि वस्तुओं की मात्रा में, ठीक है, वस्तुओं की मात्रा में कुल उपयोगिता, वस्तु की मात्रा के सापेक्ष जो कुल उपयोगिता होता है, उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, सर जी क्या आप बताएंगे, चलिए बता देते हैं कि हम लोग जानते हैं कुल उपयोगिता जहां पर ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा जहां पर कुल उपयोगिता होगा, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 0 होती है। कुल उपयोगिता मतलब टोटल यूटिलिटी, ठीक है, टोटल यूटिलिटी मतलब कि यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा TU, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा MC, ठीक है, MU और CO। अगर दोस्तों देखा जाए TU के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब सीमांत उपयोगिता, इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोग जरूर से नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि उदासीन वक्र विश्लेषण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, ठीक है। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला में बोला गया है कि उपभोक्ता का अधिनियम एकदिष्ट होता है, क्या यह सही है, तो यह बिल्कुल भी नहीं, एकदिष्ट नहीं होता है। दूसरा दोस्तों आप सभी से बोलता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो पहला एकदिष्ट होता है ये तो करेक्ट है, मतलब आपको बोलना है कि जो करेक्ट नहीं है उसको भी यहाँ पर टिक लगाएंगे। सामान्यतः एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तर होता है, ये होता है, नहीं होता है, ठीक है। तीसरा अगर आप लोग देखिए तो कहता है उदासीन मानचित्र में मूल बिंदु से दूरी पर अवस्थित उदासीनता अपकिच उपयोगिता अधिक उपयोगिता स्तर को मापता है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा में दोस्तों अगर आप लोग देखिए संतुलन की अवस्था में उदासीनता वक्र की ढाल कीमत के अनुपात बराबर होती है। तो जब संतुलन अवस्था होगी तो कीमत हमेशा बराबर होगा, मतलब कि चौथा जो पॉइंट है पहला और दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, पहला और तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा, ये 3 आंसर आपका करेक्ट होगा। तो जहाँ भी ऑप्शंस में दिखे पहला, तीसरा और चौथा वही आपका होगा।
पहला दूसरा गलत है, दूसरा तीसरा गलत है, पहला दूसरा तीसरा है गलत है, पहला तीसरा और चौथा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दोस्तों आपसे पूछ रहा है, क्या पूछता है कि एक घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल क्या होती है। तो जो घटिया वस्तु है, बेकार वस्तु को आप लोग लेना चाहिएगा, कभी नहीं लीजिएगा। और जब इसको नहीं लीजिएगा तो इसका ढाल कैसे होगा, हमेशा इसका ठीक है निरात्मक होगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव, ऊपर से नीचे डायरेक्ट गिरेगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ऋणात्मक। इसके बाद अगर आप लोग 5 नंबर देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। मान चलिए आप 100 रुपये कमाते थे, ठीक है, एक दिन का, और 1000 रुपये आप मान के चलिए एक दिन का कमा रहे हैं, तो आप किस प्रकार की वस्तु को नहीं खरीदेंगे, विलासी वस्तु, आरामदेह वस्तु, जीवन रक्षा वस्तु, या फिर ग्रिफिन वस्तु। देखिए जो ग्रिफिन वस्तु है दोस्तों, ग्रिफिन वस्तु का मतलब होता है बेकार वस्तु। क्या होता है, बेकार वस्तु। तो क्या आप लोग ज्यादा पैसे कमिए तो बेकार चीज को खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा, घटिया चीज को कभी नहीं खरीदिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग जाते हैं बाजार तो 2 चीज का आपको मिलता है। मान चलिए जहां पर आलू है तो एक जगह छोटा छोटा आलू होगा, वही आलू पास, ठीक है, जो आदमी बेच रहा है, और एक आपका मीडियम साइज का आलू बेचेगा जो कि बहुत अच्छा है। तो जो मीडियम बेचता है वो बहुत अच्छा देखने में लगेगा, और जो छोटा रहता है वो खराब रहता है। लेकिन दोस्तों क्या करता है, बहुत सारे जो है जिनका पास पैसा नहीं तो ये छोटा आलू खरीद लेता है, क्योंकि ये 2 रुपये भाव में कम मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोग ग्रिफिन वस्तु को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा अगर आपका आय बढ़ जाएगा तब। इसका अगर आप लोग देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तु का एक संयोग कौन सा। प्रतियोगी वस्तु क्या होता है सर जी, तो प्रतियोगी वस्तु वो होता है दोस्तों कि एक चीज अगर नहीं है तो दूसरा चीज के बदले आप उसको काम चला सकते हैं। ठीक है, तो कार और पेट्रोल, ये क्या है, कार और पेट्रोल क्या है, प्रतियोगी वस्तु है, नहीं, ये आपका समरूप वस्तु है। क्या है, समरूप वस्तु। समरूप वस्तु वैसी वस्तु होती है जो एक दूसरे के बिना अधूरी होती है। तो कार पेट्रोल के बिना अधूरी है, बिल्कुल, जब तक कार में पेट्रोल नहीं होगा या अपना चलेगा नहीं। कलम और स्याही, जब तक कलम में स्याही इंक नहीं रहेगा तो कलम से लिखाएगा नहीं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन कंबल और रजाई, अगर आपके पास कंबल है तो कंबल को ओढ़ के सुतिएगा, अगर रजाई है तो रजाई को ओढ़ के सुतिएगा। मतलब कि दोनों प्रकार का वस्तु आपको क्या कर रहा है, तो एक ही चीज का यानी कि लाभ दे रहा है। क्या कर रहा है, ठंडा से बचाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 7 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसका वक्र यू आकार का होता है। यू आकार का किसका वक्र होगा, इस प्रकार से यू आकार का। ठीक है, तो यू आकार की जब बात की जाए दोस्तों तो आप लोग बोलिएगा कि यू आकार का जो वक्र होता है ये सीमांत लागत का होता है। ठीक है, सीमांत लागत का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे 8 नंबर देखिए क्या बोलता है। 8 नंबर कहता है पैमाने के वृद्धिफल प्रतिफल के उत्पादन फलों में साधन को 3 गुना से वृद्धि करने पर उत्पादन किस अनुपात में वृद्धि होगी। जो पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल उत्पादन फलन होता है जो दीर्घकाल उत्पादन फलन के लिए मान्य किए जाते हैं, क्योंकि उसमें सभी साधन क्या होती है, परिवर्तित होती है। यदि दोस्तों इसको 3 गुना वृद्धि कर देंगे तो इसका जो है उत्पादन में किस प्रकार से अनुपात वृद्धि होगी, तो ये भी आपसे बेगा क्या होगा, तो 3 गुना अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा नीचे जरूर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, तो यहाँ पर आप सभी का है ये आपका 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्या बोलता है, देखिए 9 नंबर कहता है कि जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होगा तब। जो सीमांत लागत है, ठीक है, लागत मतलब कॉस्ट, एमसी जो है आप सभी का सीमांत लागत औसत लागत से अधिक है, औसत लागत से अधिक है। जब दोस्तों सीमांत लागत औसत लागत से अधिक हो तो औसत लागत क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर औसत लागत क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 9 का सी बोलिएगा। यदि उल्टा कर दी जाए, उल्टा करने का मतलब कि जो सीमांत लागत है, मार्जिनल जो कॉस्ट है ये औसत लागत से कम है, तो औसत लागत से कम यानी कि एवरेज कॉस्ट से कम है, तो जो एवरेज जो कॉस्ट होगा यानी कि औसत जो लागत होगा यह क्या होगा, घटेगा। मतलब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, कम होगा तो घटेगा। ठीक है, कौन, मार्जिनल पर डिपेंड करता है, सीमांत लागत पे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में 5% की क्या होगी, वृद्धि हो गई, तो उस पूर्ति की मात्रा में 5% से 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, और पूर्ति की मात्रा 5% से बढ़ जाती है तो पूर्ति के वस्तु की पूर्ति क्या होगी, मतलब कि कीमत में 5% वृद्धि हुआ और पूर्ति भी 5% बढ़ गया। कीमत 5% वृद्धि हुआ, पूर्ति भी 5% बढ़ गया, तो ये क्या होगा, तो इस प्रकार में दोस्तों ये जो होता है ये इकाई लोचदार होता है, यानी कि कीमत जो है वो आपका सामान्य रह जाता है। ठीक है, कीमत क्या रह जाता है, सामान्य, 1 के बराबर ही। तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप लोग 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर क्या बोलता है कि यदि सरकार के द्वारा
वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगती है तो उस वस्तु की पूर्ति क्या होती है। सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर, एक कर उस पर लगाए तो उस वस्तु की पूर्ति क्या होगी। मतलब कि जो आप लोग सामान खरीद रहे थे 10 रुपये का, 10 रुपये का उस पर आपका टैक्स लग करके 15 रुपये कर दिया, तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, ज़्यादा खरीदेगा नहीं, कम हो जाएगा, उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोग नीचे जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से 12 नंबर कहता है कि जब एक फॉर्म का पूर्ति वक्र कीमत अक्ष के समानांतर हो। जो फॉर्म दोस्तों, फॉर्म जो होगा आपका वक्र जो है कीमत अक्ष के समानांतर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, पैरेलल होगा, तो पूर्ति कीमत के सापेक्ष क्या होगी। तो पूर्ति क्या होता है, पूर्ति आप सभी का ये हम लोग हमेशा जानते हैं कि जो पूर्ति होगी ये हमेशा बेलोचदार होगा। बेलोचदार करने का मतलब, पूर्णता बेलोचदार करने का मतलब ये जीरो के बराबर होगा। इलास्टिसिटी जो होगा ये जीरो के बराबर होगा, क्योंकि जो फॉर्म है क्या है, तो कीमत अक्ष के समानांतर है, पैरेलल है, तो पूर्ति का जो सापेक्ष जो कीमत होगा ये आप सभी का पूर्णता लोचदार बेलोचदार होगा, जो कि शून्य के बराबर है। ठीक है, इलास्टिसिटी। इसके बाद अगर आप लोग 13 नंबर देखिएगा तो 13 नंबर क्या बोलता है, अन्य बातें समान रहने पर, मानने की जो समान रहने पर साधन की कीमत के बढ़ने की संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगी। मतलब कि साधन का कीमत बढ़ गया तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये छेड़छाड़ किया, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये संतुलन कीमत बढ़ेगी। जब कीमत बढ़ रहा है साधन में अगर कीमत बढ़ेगा तो हमेशा आप लोग याद रखिए कि संतुलन कीमत भी बढ़ेगा। और संतुलन जब था जो आपका कीमत बराबर था, लेकिन जैसे ही बढ़ा दे तो बढ़ गया। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिए। 14 नंबर क्या बोलता है, तो कहता बाजार में फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति बाजार कीमत किसके रूप में होती है। दोस्तों बाजार में फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में, ठीक है, बाजार कीमत किसके बराबर होगी, तो जो बाजार कीमत हमेशा याद रखिएगा न्यूनतम और औसत लागत के बराबर, न्यूनतम औसत लागत की क्या होगी, तो बराबर होगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हाँ, न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। इस प्रकार से आगे देखिए 15 नंबर क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन एक समष्टिगत आर्थिक एजेंट है। समष्टिगत आर्थिक एजेंट यहाँ पर कौन होगा, वो एक उपभोक्ता समष्टि के अंतर्गत कभी नहीं आएगा, एक दुकानदार नहीं आएगा, एक उत्पादक नहीं। मैं शुरू में बोला कि एक की बात हो तो ये हमेशा बेसिस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। समष्टि के अंतर्गत क्या है, बैंक के क्या है, तो पूरे राज्य, पूरे जिला, पूरे देश के लिए आती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 16 नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक जे.एम. किन्स है। जे.एन.एम. किन्स ठीक है, जे.एम. किन्स किसके है। ठीक है, तो ये आपसे भी से पूछा है, जे.एम. किन्स दोस्तों कौन सा पुस्तक लिखा था, तो ये लिखे थे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ऑप्शन समय डी हो जाएगा। आगे बढ़िए 17 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से है। किसका चर दोस्तों समय के निश्चित बिंदु से है, तो निश्चित बिंदु से है स्टॉक जो है क्या है, तो एक निश्चित बिंदु का समय है, क्योंकि हम लोग इसमें लगाते हैं, जो भी स्टॉक में आप लोग कुछ भी लगाइएगा, कुछ भी आप लोग निवेश कीजिएगा, तो ये क्या हो, एक निश्चित समय के लिए होती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तक पहुँच गए दोस्तों, लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर कहता है कि जीडीपी की गणना की किस विधि में अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप लोग जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का अगर आप लोग गणना कीजिएगा, तो जीडीपी की गणना करते समय हम लोग हमेशा याद रखिएगा, आप लोग और हम लोग दोनों हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा आय विधि का प्रयोग जीडीपी के लिए किया जाता है। ठीक है, उत्पाद विधि का नहीं ना, व्यय विधि का। आय विधि में दोस्तों क्या होता है, तो ये आपका अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य इसमें शामिल होता है, उत्पाद विधि में नहीं ना, व्यय विधि में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष क्या है, मूल्य संचय का अभाव, बिल्कुल सही। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य मापन की समस्या, एकदम राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगर आप लोग आगे बढ़ेगा तो 20 नंबर बोलता है व्यवसायिक बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। व्यवसायिक बैंक का दोस्तों एक कार्य कौन नहीं है। व्यवसायिक बैंक क्या करता है, व्यवसायिक बैंक वह बैंक होती है जो आम आदमी को क्या करते हैं, तो बैंकिंग और सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, एक व्यवसायिक बैंक और एक आपका केंद्र बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं। ये दो बैंक के बारे में डिफाइन जो है एग्जाम में छप चुका, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो व्यवसायिक बैंक क्या होती है, तो ये आम आदमी को बैंकिंग और सेवाएं का प्रदान करती है। तो इसके अंतर्गत कौन नहीं आएगा, ऋण निगमन आता है, बचत बैंक खाता में जमा पूंजी स्वीकार करना आता है,
ठीक है। सरकार का बैंक ये नहीं, सरकार का बैंक कौन है? सरकार का बैंकर के रूप में हम लोग केंद्रीय बैंक को जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक सही आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या